गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपको सारे नोट्स, वीडियोस, बुक्स वगैरह मिल गई होंगी। बेसिकली थोड़ा सा मेरे बारे में बताता हूँ। मेरा नाम पुनीत है। एमबीए का क्लासेस लेता हूँ। 2006 से पढ़ा रहा हूँ। 20 इयर्स का मेरे को एक्सपीरियंस है। वीजू, पूर्णिमा, जेईसीआरसी, आर्या, आईएलएम, आईआरएम, आईपीएस बिजनेस स्कूल, सब में मैं जा रहा हूँ और एज अ गेस्ट फैकल्टी पढ़ा रहा हूँ। और इवनिंग में मेरा क्लासेस चलता है, ऑनलाइन ऑफलाइन रिकॉर्डेड, तीनों मोड पे क्लासेस चलता है। उसके अलावा एक टॉप कॉलेज है एमबीए का, आईएम अहमदाबाद, वहां मैं बच्चों को हर साल लेके जाता हूँ। मुंबई में एआई यूनिवर्सल, यहाँ पे गेस्ट पढ़ा रहा हूँ मैं। जेईसीआरसी में पढ़ा रहा हूँ, आर्या कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ। इन कॉलेजेस में मैं पढ़ा रहा हूँ। देखिए, राइटर भी हूँ। 2008 से मैंने बुक्स वगैरह लिखना स्टार्ट कर दिया था। यूट्यूब पे सारे वीडियोस मिल जाएंगे, रिकॉर्डेड लाइव लेक्चर सब कुछ मिल जाएंगे। बस एक छोटा सा इंपॉर्टेंट डिस्कशन आप लोगों से करना था। एमबीए आप कहीं से भी करें, थोड़ा सा मेरे से आप डिस्कस करके अगर आप एमबीए ज्वाइन करते हैं तो आप थोड़ा सेफर मोड में रहेंगे। उसका रीजन बताता हूँ क्यों। क्योंकि मेरे को जो एक्सपीरियंस है ना 20 इयर्स का, एमबीए में प्लेसमेंट होगा कि नहीं होगा, कॉलेजेस कैसे पढ़ाते हैं, क्या उनका प्लेसमेंट स्ट्रक्चर है, क्या इंटरनल एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन है, मेन चीज अंदर क्या चल रहा है उनके। क्योंकि मैं तो रेगुलर कॉलेजेस में जा रहा हूँ तो मेरे को पता है कौन से कॉलेज में क्या चल रहा है। तो आप मेरे से थोड़ा सा एडवाइस लेके अगर आप एडमिशन लेते हैं तो थोड़ा सा सेफर जोन में रहेंगे। बाकी आपके डिस्टेंस के ऑनलाइन के एडमिशन, मणिपाल हो गया, एमएटी हो गया, ज्ञान विहार हो गया, तो यहाँ भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो आप अगर एडमिशन लेते हैं तो प्लीज मेरे से कंसल्ट करना। हो सकता है कि मैं आपको एक बेस्ट कॉलेज बता पाऊं और एक सेफर जोन में लेके जा पाऊं। क्योंकि एडमिशन लेने के बाद बच्चों को लगता है कि यार गलत जगह चले गए। ओके, बेस्ट ऑफ लक। मेरा नंबर आपके पास है। साथ के साथ अगर आपको कोई और क्वेरी चाहिए तो मेरे को व्हाट्सअप करें या कॉल कर सकते हैं। ओके, बेस्ट ऑफ लक। कल्पना कीजिए, पास की किराना दुकान से बस एक पैकेट बिस्कुट खरीदना है। हम जाते हैं, पैसे देते हैं और बिस्कुट लेकर घर आ जाते हैं। लेकिन क्या कभी हमने सोचा है कि वो एक पैकेट उस दुकान तक पहुंचा कैसे? उस एक पैकेट के पीछे की पूरी यात्रा क्या है? ये छोटा सा सवाल हमें आज की चर्चा के केंद्र में लाता है। और ये सवाल जितना सीधा लगता है, इसका जवाब उतना ही जटिल और दिलचस्प है। ये एक ऐसी व्यवस्था की तरफ इशारा करता है जो हमारी अर्थव्यवस्था का छिपा हुआ इंजन है। ये सिर्फ बिस्कुट की बात नहीं, हमारे घर में मौजूद लगभग हर सामान इसी तरह की एक यात्रा तय करके हम तक पहुंचता है। बिल्कुल। और आज हम उसी यात्रा की दो सबसे अहम कड़ियों के डायनामिक्स को समझने वाले हैं। रिटेलिंग मतलब वो दुकानें जो सीधे हम जैसे ग्राहकों को सामान बेचती हैं, और होलसेलिंग यानी वो बड़े खिलाड़ी जो इन दुकानों तक माल पहुंचाते हैं। तो हमारा मिशन सिर्फ इनकी परिभाषा जानना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि ये दोनों एक दूसरे से इतने अलग क्यों हैं और ये मिलकर पूरी व्यवस्था को चलाते कैसे हैं। चलिए शुरू करते हैं सबसे बुनियादी फर्क से, जो इनके नाम में ही छिपा है। एक रिटेलर, या जिसे हम खुदरा विक्रेता कहते हैं, वो अपना सामान सीधे अंतिम उपभोक्ता को बेचता है। मतलब हम और आप जो उसे अपने इस्तेमाल के लिए खरीदते हैं। तो हमारे बिस्कुट वाले उदाहरण में किराना दुकान वाला रिटेलर है और हम उसके ग्राहक हैं। ये तो काफी सीधा है। हाँ, लेकिन होलसेलर या थोक विक्रेता का ग्राहक कोई आम इंसान नहीं होता। वो अपना माल या तो रिटेलरों को बेचता है या फिर किसी दूसरे बिजनेस या संस्था को। उसका खेल ही बिजनेस टू बिजनेस मतलब B2B का है। वो उस कड़ी का हिस्सा है जो फैक्ट्री में बनने वाले सामान को दुकानों की शेल्फ तक पहुंचाती है। ठीक है, तो यहीं से खेल बदलना शुरू हो जाता है। ग्राहक के बदलते ही पूरा बिजनेस मॉडल बदल जाता है। और इसका सबसे बड़ा असर शायद बेची जाने वाली मात्रा, क्वांटिटी पर पड़ता है। मैं दुकान से बिस्कुट का एक पैकेट खरीदूंगी, ज्यादा से ज्यादा 4 या 5। बिल्कुल। जबकि वो किराना दुकान वाला अपने होलसेलर से एक पैकेट नहीं, बल्कि उस बिस्किट के 10-12 कार्टन खरीदेगा, जिसमें शायद 500 या 1000 पैकेट होंगे। और जिस होलसेलर ने उसे ये पैकेट बेचे, उसने फैक्ट्री से एक पूरा ट्रक मंगवाया होगा जिसमें शायद 50,000 पैकेट हों। तो ये जो स्केल का फर्क है ना, यहीं से बाकी सारे अंतर पैदा होते हैं। वाह, मतलब एक पैकेट बनाम एक ट्रक लोड, ये अंतर तो जमीन आसमान का है। और अगर कोई ट्रक भर के माल खरीद रहा है तो जाहिर है उसे पैसे भी बहुत ज्यादा लगाने पड़ते होंगे। कैपिटल का तो बहुत बड़ा फर्क होगा। यही सबसे बड़ा फर्क है। एक रिटेलर का काम तुलनात्मक रूप से कम कैपिटल में शुरू हो सकता है। एक छोटी सी दुकान खोलने के लिए जितनी पूंजी चाहिए, वो एक बड़े डिस्ट्रीब्यूटर या होलसेलर के मुकाबले कुछ भी नहीं है। होलसेलर को न सिर्फ माल खरीदने के लिए भारी भरकम रकम चाहिए, बल्कि उसे बड़े बड़े गोदामों का किराया देना होता है, ट्रांसपोर्ट का बेड़ा संभालना होता है, लोडिंग अनलोडिंग के लिए लोग रखने होते हैं। ये पूरा ऑपरेशन ही बहुत ज्यादा पूंजी की मांग करता है। मुझे याद है, दिल्ली में जो बड़े बड़े थोक बाजार हैं, जैसे सदर बाजार या खारी बावली, वहां सुबह 4 बजे से ही ट्रकों की लाइनें लग जाती हैं।
वो पूरा माहौल ही अलग होता है। वहां आम खरीदार नजर नहीं आते, बस दुकानदार और व्यापारी ही भागदौड़ कर रहे होते हैं। आपने बहुत अच्छा उदाहरण दिया। और पूंजी का ये फर्क उनके काम करने के दायरे को भी तय करता है। आपकी गली की किराना दुकान का ग्राहक कौन है? शायद उस गली या आसपास की 2-4 कॉलोनियों के लोग। उसका दायरा बहुत सीमित होता है। लेकिन एक होलसेलर का दायरा, वो एक पूरे शहर, कई बार पूरे जिले या राज्य के रिटेलरों को माल सप्लाई करता है। सही बात है। हम शायद ही कभी अपने घर से 5 किलोमीटर दूर किसी किराना दुकान पर रोजमर्रा का सामान लेने जाते होंगे, लेकिन हमारे शहर के हर किराना स्टोर में मिलने वाला एक खास ब्रांड का साबुन, वो शायद एक ही बड़े होलसेलर से आ रहा होता है। बिल्कुल। तो अब तक हमने देखा कि ग्राहक अलग हैं, मात्रा अलग है और लगने वाली पूंजी और काम का दायरा भी बिल्कुल अलग है। अब उस रिश्ते पर आते हैं जो ये दोनों निर्माता यानी मैन्युफैक्चरर के साथ साझा करते हैं। क्या एक छोटा दुकानदार सीधे फैक्ट्री से माल खरीद सकता है? मुझे तो नहीं लगता। अगर उसे 500 बिस्किट के पैकेट चाहिए तो फैक्ट्री वाले शायद उसे कहें कि कम से कम एक ट्रक का ऑर्डर दो। वो इतने छोटे ऑर्डर के लिए अपना लॉजिस्टिक्स का सिरदर्द क्यों पालेंगे? एकदम सही। बड़ी रिटेल चेन्स जैसे सुपरमार्केट को छोड़ दें तो एक आम दुकानदार का निर्माता से कोई सीधा संपर्क नहीं होता है। वो हमेशा एक मध्यस्थ यानी होलसेलर के जरिए ही माल उठाता है। यहीं पर होलसेलर की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है। वो निर्माता और हजारों छोटे छोटे रिटेलरों के बीच एक पुल का काम करता है। तो एक तरह से होलसेलर पूरी सप्लाई चेन के लिए शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है। फैक्ट्री को एक बड़ा ऑर्डर चाहिए और दुकानदार को छोटा, वो बीच में उस गैप को भरता है। मैंने कभी इस तरह से नहीं सोचा था। बिल्कुल। इस प्रक्रिया को बल्क ब्रेकिंग कहते हैं। होलसेलर फैक्ट्री से बल्क में यानी बड़ी मात्रा में सामान खरीदता है और फिर उसे छोटे छोटे हिस्सों में तोड़कर रिटेलरों की जरूरत के हिसाब से उन तक पहुंचाता है। अगर होलसेलर ना हो तो न तो निर्माता लाखों छोटे दुकानदारों को सीधे माल बेच पाएगा और न ही दुकानदार सीधा फैक्ट्री से माल खरीद पाएगा। पूरी व्यवस्था ठप हो जाएगी। ये भी समझना दिलचस्प है कि क्या सभी होलसेलर एक जैसे होते हैं या इनमें भी कोई प्रकार होते हैं? यह एक बहुत अच्छा सवाल है। मोटे तौर पर 2 तरह के होलसेलर होते हैं। पहले होते हैं मर्चेंट होलसेलर, जो खुद निर्माता से माल खरीदते हैं, अपने गोदाम में स्टॉक करते हैं और फिर उसे आगे बेचते हैं। ये माल का पूरा मालिकाना हक लेते हैं, इसलिए इनका रिस्क और कैपिटल दोनों ज्यादा होता है। अच्छा, और दूसरे होते हैं एजेंट। नहीं, एजेंट या ब्रोकर कहना ज्यादा सही होगा। ये माल को खरीदते नहीं है। ये सिर्फ निर्माता और खरीदार, जो रिटेलर या कोई और बिजनेस हो सकता है, उनके बीच एक सौदा करवाते हैं और अपनी कमीशन लेते हैं। ये माल को हाथ भी नहीं लगाते। इनका काम सिर्फ पार्टियों को मिलाना होता है। जाहिर है इनका रिस्क और कैपिटल इन्वेस्टमेंट लगभग शून्य होता है, पर इनका मार्जिन भी मर्चेंट होलसेलर से कम होता है। तो ये चेन तो अब और साफ हो गई, फैक्ट्री से होलसेलर और होलसेलर से रिटेलर। पर इस पूरी चेन में पैसा कैसे बनता है? जाहिर है हर कोई अपना मार्जिन रख रहा होगा। ये कैसे काम करता है? ये सबसे दिलचस्प हिस्सा है। एक रिटेलर यानी दुकानदार प्रति यूनिट ज्यादा मुनाफा कमाता है। अगर उसने होलसेलर से कोई बिस्कुट का पैकेट 8 रुपए में खरीदा तो वो उसे हमें 10 रुपए में बेचेगा। उसका प्रति पैकेट मुनाफा 2 रुपए है, जो कि 25% का मार्जिन है। ये तो बड़ा अजीब है। तो होलसेलर जो इतना बड़ा ऑपरेशन चला रहा है, हर पैकेट पर किराना वाले से भी कम कमाता है। फिर तो उसे लाखों पैकेट बेचने पड़ते होंगे सिर्फ ठीक ठाक मुनाफा कमाने के लिए। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। यही होलसेलर का बिजनेस मॉडल है। उसका खेल वॉल्यूम का है, मार्जिन का नहीं। वो उसी 8 रुपए वाले बिस्किट के पैकेट को शायद फैक्ट्री से 7 रुपए 50 पैसे में खरीदता है और रिटेलर को 8 रुपए में बेचता है। प्रति पैकेट उसका मुनाफा सिर्फ 50 पैसे है, लेकिन वो एक बार में 1 लाख पैकेट बेचता है तो उसका कुल मुनाफा 50,000 रुपए हो जाता है। उसका मॉडल है लो मार्जिन हाई वॉल्यूम, जबकि रिटेलर का मॉडल है हाई मार्जिन लो वॉल्यूम। और ये लो मार्जिन हाई वॉल्यूम मॉडल सिर्फ एक बिजनेस स्ट्रैटेजी नहीं है। मेरे ख्याल से यही वो वजह है कि दूर दराज के गांव की एक छोटी सी किराना दुकान भी एक नेशनल ब्रांड का साबुन लगभग उसी दाम पर बेच पाती है जिस दाम पर शहर का बड़ा सुपरमार्केट। एकदम सही। होलसेलर पूरी लॉजिस्टिक्स और वॉल्यूम की जटिलता को अपने ऊपर ले लेता है और इस विशाल पैमाने के कारण लागत कम हो जाती है, जिससे कीमत लगभग एक जैसी रहती है। वो अपनी एफिशिएंसी का फायदा आगे रिटेलर को देता है। ये पूरी व्यवस्था को स्थिर रखता है। और ये फर्क उनके द्वारा दी जाने वाली सेवाओं में भी झलकता होगा। एक रिटेलर हमें क्या सेवाएं देता है? दुकान में सामान अच्छे से सजाकर रखना, जरूरत पड़ने पर होम डिलीवरी, कभी-कभी उधार की सुविधा। हाँ, उसकी सारी सेवाएं अंतिम ग्राहक के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए होती हैं।
दुकान में एसी लगा होगा, सामान करीने से सजा होगा ताकि ग्राहक आकर्षित हो। वहीं एक होलसेलर की सेवाएं बिल्कुल अलग हैं। वो रिटेलर को सेवाएं देता है, जैसे उसे माल रखने के लिए बड़ा गोदाम नहीं बनाना पड़ता, ये सुविधा होलसेलर देता है। ट्रांसपोर्ट की चिंता नहीं करनी पड़ती। और सबसे बड़ी बात, होलसेलर भी अक्सर रिटेलरों को उधार या क्रेडिट पर माल देता है, जिससे रिटेलर का वर्किंग कैपिटल का बोझ कम हो जाता है। तो दोनों ही अपनी अपनी जगह वैल्यू एडिशन कर रहे हैं। कोई भी सिर्फ एक बॉक्स को यहां से वहां नहीं पहुंचा रहा। होलसेलर स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन की वैल्यू जोड़ रहा है और रिटेलर एक्सेसिबिलिटी और चॉइस की। बिल्कुल। और जहां इतना बड़ा खेल हो, इतनी बड़ी पूंजी लगी हो, वहां जोखिम भी जुड़ा होता है। आपको क्या लगता है, किसका जोखिम ज्यादा है? जाहिर सी बात है, होलसेलर का। अगर एक दुकानदार के 50 बिस्किट के पैकेट नहीं बिके या चूहे खा गए तो उसे नुकसान होगा, पर शायद वो उसे झेल जाएगा। लेकिन एक होलसेलर के गोदाम में लाखों पैकेट पड़े हैं। अगर बाजार में अचानक उस बिस्किट की मांग गिर जाए या सरकार कोई नियम बदल दे या कोई नया प्रतियोगी उत्पाद बाजार में आ जाए, तो उसका तो लाखों का माल मिट्टी हो जाएगा। सही कहा। उसका जोखिम कई गुना ज्यादा है। उसे बाजार के ट्रेंड्स, कीमतों में उतार चढ़ाव और मांग में बदलाव पर लगातार नजर रखनी पड़ती है। एक गलत फैसले से उसे बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। इसीलिए कहते हैं, ज्यादा पूंजी का मतलब है ज्यादा बड़ा ऑपरेशन और ज्यादा बड़ा जोखिम। ये सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। चलिए इन सभी अंतरों को कुछ कुछ ठोस उदाहरणों से समझते हैं। रिटेलिंग के उदाहरण तो साफ है। हमारी किराना दुकान, सुपरमार्केट जैसे कि बिग बाजार या रिलायंस फ्रेश, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स और हाँ, Amazon या फ्लिपकार्ट जैसे ऑनलाइन स्टोर भी। हाँ, ये सभी वो जगहें हैं जहां से हम और आप सीधे अपनी जरूरत का सामान खरीदते हैं, चाहे वो नुक्कड़ की दुकान हो या कोई बड़ी वेबसाइट। ये सभी रिटेलिंग के ही अलग अलग रूप हैं। और होलसेल के उदाहरण क्या होंगे? जैसा आपने पहले जिक्र किया, अनाज मंडी के आड़ती, कपड़ों के थोक बाजार जैसे सूरत या दिल्ली का चांदनी चौक, या फिर हर शहर में मौजूद FMCG कंपनियों के बड़े बड़े डिस्ट्रीब्यूटर। ये वो जगहें हैं जहां दुकानदार अपनी दुकान के लिए माल खरीदने जाते हैं, आम ग्राहक नहीं। तो इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें तो ये साफ है कि रिटेल और होलसेल सिर्फ सामान की मात्रा का खेल नहीं है। ये ग्राहकों की प्रकृति, आवश्यक पूंजी, जोखिम के स्तर, मुनाफे के मॉडल और सप्लाई चेन में उनकी भूमिका के मामले में भी एक दूसरे से बिल्कुल अलग दुनिया है। एकदम। थोक विक्रेता, निर्माताओं और खुदरा विक्रेताओं के बीच वो अदृश्य लेकिन सबसे मजबूत कड़ी है, जो बड़ी मात्रा में सामान खरीदकर उसे एक विशाल नेटवर्क में वितरित करती है। वो सिस्टम में लिक्विडिटी और एफिशिएंसी लाता है। और खुदरा विक्रेता उस श्रृंखला की अंतिम लेकिन उतनी ही महत्वपूर्ण कड़ी है, जो उस सामान को सही रूप में, सही मात्रा में और सही समय पर हम जैसे उपभोक्ताओं तक पहुंचाता है। एक के बिना दूसरे का अस्तित्व मुश्किल है। दोनों मिलकर ही इस वितरण प्रणाली को पूरा करते हैं। आपने ऑनलाइन स्टोर को रिटेल का एक उदाहरण बताया। ये एक दिलचस्प सवाल खड़ा करता है। आज की डिजिटल दुनिया में जहां D2C यानी डायरेक्ट टू कंज्यूमर ब्रांड्स आ गए हैं, जहां एक निर्माता अपनी वेबसाइट या किसी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के जरिए सीधे उपभोक्ताओं को ऑनलाइन बेच सकता है, क्या थोक व्यापारी की भूमिका बदल रही है या शायद कुछ मामलों में उसकी जरूरत कम हो रही है? ये सोचने वाली बात है कि भविष्य में उत्पादों की ये वितरण श्रृंखला कैसी दिखेगी।